हेलो स्टूडेंट्स। हम देख चुके हैं कि अनुसंधानकर्ता किस प्रकार से आंकड़े एकत्रित करता है। इन एकत्रित आंकड़ों को हम शुद्ध आंकड़े कहेंगे। अनुसंधानकर्ता द्वारा एकत्रित आंकड़ों से कोई भी निष्कर्ष निकालने से पहले इनका व्यवस्थीकरण या ऑर्गेनाइजेशन आवश्यक है। इनका व्यवस्थीकरण करने के लिए अनुसंधानकर्ता श्रृंखलाओं के रूप में इनका वर्गीकरण करता है। आज हम देखेंगे कि ये श्रृंखलाएं किस प्रकार से निर्मित की जाती हैं, किस प्रकार से बनाई जाती हैं। इससे हम क्या समझते हैं। कंसेप्ट ऑफ सीरीज़ या श्रृंखलाओं की अवधारणा। शुद्ध आंकड़ों का वर्गीकरण श्रृंखलाओं के रूप में किया जाता है। श्रृंखलाओं से अभिप्राय उन आंकड़ों से है जिन्हें किसी क्रम तथा विशेषता के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है। मद यानी कोई भी आइटम या कोई वैल्यू या कोई भी मैग्नीट्यूड को भिन्न भिन्न वर्गों में, वर्ग यानी क्लासेस में एक विशेष क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना ही श्रृंखला कहलाता है। जैसे आप देख सकते हैं, मान लीजिए कि कक्षा 11वीं के 11th क्लास के स्टूडेंट्स द्वारा स्टैटिस्टिक्स के पेपर यानी सांख्यिकी के पर्चे में प्राप्त अंकों को विद्यार्थियों के रोल नंबर के अनुसार या बढ़ते हुए अंकों के अनुसार या उनके द्वारा प्राप्त घटते हुए अंकों के अनुसार प्रस्तुत किया जा सकता है। इन्हें हम श्रृंखला कहेंगे। That means a series as used statistically may be defined as things or attributes of things arranged according to some logical order। यानी कि हम आंकड़ों को क्रमबद्ध तो करें, लेकिन इस क्रमबद्ध या व्यवस्थित जो कर रहे हैं आंकड़े हम, वो किसी न किसी लॉजिकल ऑर्डर में होने चाहिए, किसी लॉजिकल क्रम में होने चाहिए, तर्कपूर्ण होने चाहिए, बढ़ते हुए हों, घटते हुए हों, या और कई प्रकार से हम इसे प्रस्तुत कर सकते हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे? श्रृंखला। अब हम देख रहे हैं कि क्या ये सीरीज़ कितने प्रकार से बनाई जा सकती है, अर्थात हम कन्वर्जन ऑफ रॉ डाटा इनटू स्टैटिस्टिकल सीरीज़ देख रहे हैं। सीरीज़ कितने प्रकार की बनाई जा सकती है? श्रृंखलाओं के मुख्य रूप से दो प्रकार हैं। व्यक्तिगत श्रृंखला यानी इंडिविजुअल सीरीज़, और दूसरा है आवृत्ति श्रृंखला या फ्रीक्वेंसी सीरीज़। फिर से देखें आप, श्रृंखलाओं के प्रकार कितने हैं? श्रृंखलाओं के दो प्रकार हैं, व्यक्तिगत श्रृंखला और आवृत्ति श्रृंखला। यानी इंडिविजुअल सीरीज़ हो सकती है और फ्रीक्वेंसी सीरीज़ हो सकती है। पहले हम ये देखेंगे कि इंडिविजुअल सीरीज़ क्या है, और इंडिविजुअल और फ्रीक्वेंसी सीरीज़, ये जो इंडिविजुअल सीरीज़ है ये भी दो प्रकार की हो सकती हैं। क्रमानुसार भी हो सकती है, अकॉर्डिंग टू सीरियल नंबर हो सकता है, और असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हो सकता है। दूसरा हम देखेंगे फ्रीक्वेंसी सीरीज़। फिर से फ्रीक्वेंसी सीरीज़ भी दो प्रकार की हो सकती हैं। पहला है विविक्त श्रृंखला या आवृत्ति व्यूह, इसे हम कहेंगे डिस्क्रीट सीरीज़ या फ्रीक्वेंसी एरे। दूसरा होगा आवृत्ति वितरण या सतत श्रृंखला, इसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहा जाता है। तो चलिए पहले हम देख रहे हैं व्यक्तिगत श्रृंखला यानी इंडिविजुअल सीरीज़। व्यक्तिगत श्रृंखला क्या है? इंडिविजुअल सीरीज़ इज़ दैट सीरीज़ इन विच आइटम्स आर लिस्टेड सिंगली। जैसे किसी एक प्रकार से ही हम उसे प्रस्तुत कर रहे होते हैं। जैसे 11वीं कक्षा के 30 विद्यार्थियों द्वारा सांख्यिकी पर्चे में प्राप्त अंकों को अगर अलग अलग रूप में प्रस्तुत किया जाए तो इसे क्या कहेंगे? व्यक्तिगत श्रृंखला। अब इस व्यक्तिगत श्रृंखला को भी हम दो प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, दो प्रकार से बना सकते हैं। इस श्रृंखला में जो आइटम्स हैं, जो हमारी वैल्यूज़ हैं, उनका कोई क्लास नहीं होता है, ना ही कोई फ्रीक्वेंसी होती है। अर्थात ना तो कोई वर्ग होता है, ना ही कोई फ्रीक्वेंसी होती है। आप फिर से समझिएगा, व्यक्तिगत श्रृंखला हम किसे कह रहे हैं? व्यक्तिगत श्रृंखला एक ऐसी सीरीज़ है
जिसमें कि किसी भी आइटम या किसी भी वैल्यू की ना तो कोई वर्ग होता है, ना ही कोई आवृत्ति होती है, ना कोई क्लास है, ना कोई फ्रीक्वेंसी है। आई थिंक क्लियर। अब हम देखेंगे कि इस इंडिविजुअल सीरीज़ को भी हम दो प्रकार से प्रस्तुत कर सकते हैं। पहला प्रकार है क्रमानुसार। क्या देख रहे हैं हम? अकॉर्डिंग टू सीरियल नंबर। जैसे व्यक्तिगत श्रृंखला को प्रस्तुत करने की एक विधि यह हो सकती है कि हम विभिन्न मदों को किसी क्रम के अनुसार प्रकट करें, जैसे विद्यार्थियों के रोल नंबर के अनुसार, या हॉस्टल में रहने वाले विद्यार्थी हैं तो उनके व्यय को उनके कमरों के नंबर के अनुसार भी हम प्रस्तुत कर सकते हैं। आप टेबल देखेंगे, टेबल पर ध्यान दीजिएगा, तालिका 5 जो लिखी हुई है, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स इन स्टैटिस्टिक्स, विद्यार्थियों द्वारा सांख्यिकी की परीक्षा में प्राप्त अंक हैं। यहाँ आप देखेंगे कि ये व्यक्तिगत तालिका है और क्रमानुसार है, व्यक्तिगत श्रृंखला है और क्रमानुसार है, अकॉर्डिंग टू सीरियल नंबर। अब ये सीरियल नंबर किसी भी प्रकार से हो सकता है, जैसे यहाँ लिया है रोल नंबर के हिसाब से, ये सारे रोल नंबर्स हैं, ये जो एरो हैं ये सारे क्या हैं? रोल नंबर 1 2 3 4 5 6 और अप टू 30 आप देख सकते हैं। 1 से 6, फिर 7 से 12 है, फिर 13 से 18 है, 19 से 24 है और 25 से 30 रोल नंबर है। अब आप देखिएगा ये तो है सीरियल नंबर। क्या है ये? सीरियल नंबर। ये वाले रोल नंबर, रोल नंबर, रोल नंबर, रोल नंबर और रोल नंबर। अब ये क्रमानुसार हो गए, ये बच्चों के अल्फ़ाबेट के हिसाब से भी हो सकते थे, ये हॉस्टल के रूम्स के हिसाब से भी हो सकते हैं। हमने यहाँ क्या लिया है? उनका सीरियल किससे बनाया है? रोल नंबर से। अब हर एक यानी प्रत्येक रोल नंबर के विद्यार्थियों को अलग से कितने प्राप्तांक प्राप्त हुए हैं उसे हम उस श्रृंखला में शो कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मान लीजिए कि रोल नंबर 1 उसने कितने प्राप्त किए? 30। वो रोल नंबर 5 ने कितने प्राप्त किए? 25। 6 ने कितने प्राप्त किए? 20। इसी प्रकार से रोल नंबर 14 को कितने मिले अंक? 30। रोल नंबर 30 को कितना मिला? ये रोल नंबर आपका 30 और अंक है उसके 10। तो ये विद्यार्थियों ने रोल नंबर के हिसाब से हमने उन्हें कितने कितने अंक प्राप्त हुए उसे एक एक विद्यार्थी का व्यक्तिगत रूप से हमने प्राप्तांकों को तालिका या श्रृंखला में व्यक्त किया है, इसलिए इसे कहा जाता है व्यक्तिगत क्रमानुसार श्रृंखला। क्या बोलेंगे हम? क्रमानुसार व्यक्तिगत श्रृंखला। अब आप देखेंगे दूसरा प्रकार जो होगा, ये तो हो गया क्रमानुसार, फिर रोल नंबर 1 है, 2 है, 3 है। अब आप यहाँ एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि किसी स्टूडेंट को मान लीजिए कि रोल नंबर 1 को प्राप्तांक कितना है? 30। इसी प्रकार से रोल नंबर 17 को कितना है? 15। तो यहाँ जो प्राप्तांक हैं वो घट बढ़ रहे हैं, हमने उनको आगे पीछे नहीं किया है, रोल नंबर के हिसाब से इसको अरेंज किया है। चाहे वो रोल नंबर 1 पर 30 मार्क्स मिले हैं, रोल नंबर 6 पर 20 मिले हैं, यानी कि घट गया। यहाँ देखिएगा रोल नंबर 1 को 30, फिर 2 को 25, फिर 3 को 15, फिर 4 को कितना मिल गया? 30। अर्थात अंकों के सीरीज़ में हमने कोई परिवर्तन नहीं किया, केवल हमने प्राप्तांकों को रोल नंबर के हिसाब से जिस रोल नंबर वाले विद्यार्थी को जितने प्राप्तांक मिले हैं उन्हें एज इट इज़ श्रृंखला में या सीरीज़ में इंक्लूड किया है। ना तो बढ़ते हुए हैं ना ये घटते हुए हैं, मिला जुला प्रकार है, बढ़ भी रहे हैं, कहीं कहीं पर घट भी रहे हैं। अब हम देखेंगे कि इस प्रकार से क्रमानुसार आंकड़ों को प्रस्तुत ना करके हम व्यक्तिगत श्रृंखला को आरोही या अवरोही क्रम में भी व्यवस्थित या अरेंज कर सकते हैं। व्यक्तिगत श्रृंखला को प्रस्तुत करने की दूसरी विधि है श्रृंखला में प्रत्येक इकाई के माप को उनके बढ़ते हुए या घटते हुए क्रम के अनुसार प्रस्तुत किया जाए। शुद्ध आंकड़ों के, आप देखिएगा, शुद्ध आंकड़ों के क्रम प्रबंधन को यानी क्रमबद्ध प्रबंध जो है उसको व्यूह या एरे कहा जाता है। सो द एरे इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा अकॉर्डिंग टू द असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर।
अब आप अच्छे से जानते हैं कि जब हम बढ़ते हुए या आरोही क्रम में क्या करते हैं, सबसे छोटा मूल्य पहले लिखा जाता है, फिर उससे बड़ा, इसी प्रकार का क्रम चलता रहता है। आप इसके लिए टेबल भी देख सकते हैं, आप यहाँ ध्यान दीजिएगा। जो टेबल तालिका 6 दी गई है ये असेंडिंग ऑर्डर में है। किसमें है ये? असेंडिंग ऑर्डर। बढ़ते हुए क्रम या असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा मूल्य पहले लिखा गया है। जैसा कि आप फर्स्ट देखें 15, 15, 15, फिर 20, फिर 20, इसी प्रकार से 10, 10, 10। तो यदि मान लीजिए 4 विद्यार्थियों को 10 प्राप्त हुआ तो पहले उसे लिखा गया है। फिर 15 कितने विद्यार्थियों को मिला? 1, 2, 3, 4। लेकिन हमेशा सबसे कम प्राप्तांक जो थे न्यूनतम को पहले लिखा, फिर उससे बढ़ते हुए, यानी कि सबसे छोटी इकाई को पहले लिखा, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी 10, 10 के बाद 15, 15 के बाद 20, फिर 20 कितने विद्यार्थियों को मिला? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 विद्यार्थियों ने। फिर 25, यानी कि आप देखिएगा 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, फिर 35, 40 और 45। कहीं भी ये क्रम टूट नहीं रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं? बढ़ते हुए क्रम में या आरोही, या इसे आप असेंडिंग ऑर्डर कह सकते हैं। यानी कि हमने रोल नंबर को ऐसे अरेंज किया है कि उन विद्यार्थियों को सबसे पहले लिखा है रोल नंबर को जिन्होंने सबसे कम प्राप्तांक प्राप्त किए, जैसे, क्योंकि छोटा मूल्य पहले लिखना है। आरोही क्रम में हम इसे व्यवस्थित कर रहे हैं, तो आंकड़ों को जब हमने आरोही क्रम में व्यवस्थित किया तो जो सबसे छोटा मूल्य है उसको सबसे पहले लिखा जाता है, फिर उससे बड़ा। जैसे सबसे छोटा कौन सा था? 10, उससे बड़ा 15, उससे बड़ा 20, उससे ज़्यादा 25, उससे बढ़कर 30, फिर 35, 40 और 45। तो आप ध्यान देंगे, ये था आरोही क्रम या असेंडिंग ऑर्डर। अब आप देखिएगा सेकंड टाइप ऑफ सीरीज़ इज़ डिसेंडिंग सीरीज़ या अवरोही क्रम। अब ये जो अवरोही क्रम है इसमें क्या किया जाता है कि सबसे छोटे मूल्य की बजाय सबसे बड़े मूल्य को पहले लिखा जाता है। तो आप ऊपर अगर देखें तो यहाँ हमने छोटा सबसे पहले लिया और अंत में सबसे बड़ा। यहाँ हमें सेकंड वाली में क्या करना है? सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा कौन सा था? 45, तो इसको पहले ले लिया। फिर उससे छोटा 40, फिर उससे छोटा 35, अगेन 35। अगर 2 विद्यार्थियों को समान अंक मिले तो उन्हें हमें 2 बार लिखना पड़ेगा। अगर 3 को मिले हैं तो 3 बार लिखेंगे। अब जैसे 30 है तो 4 स्टूडेंट को मिला। पर यहाँ देखिएगा आप छोटे से बड़े की तरफ जा रहे थे हम, किसमें? आरोही में। अब हमें अवरोही में क्या करना है? सबसे अधिक अर्थात सबसे बड़े मूल्य को, जो हाईएस्ट वैल्यू है उसको पहले लिखा। तो कोई विद्यार्थी ऐसा है जिसने कितने अंक प्राप्त किए? 45। उससे कम प्राप्तांक वाले विद्यार्थी के मार्क्स कितने हैं? 40, उसके बाद 35। ऐसे हम सबसे बड़े मूल्य को पहले लिखते हुए यह क्रम चलता रहता है और अंत में सबसे छोटा मूल्य आ जाता है। वहाँ सबसे छोटा मूल्य कहाँ आ रहा था? सबसे पहले। यहाँ सबसे छोटा मूल्य बाद में आ रहा है। तो ये था आरोही और अवरोही क्रम। अवरोही में हम क्या करते हैं? इसे डिसेंडिंग कहा जाता है, सबसे बड़ा मूल्य पहले, और आरोही में सबसे छोटा मूल्य। सबसे छोटे के बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और अंत में सबसे बड़े मूल्य को रखा जाता है। तो ये तो क्या हो गया? असेंडिंग ऑर्डर या आरोही क्रम। घटते हुए क्रम या अवरोही क्रम में हम क्या करेंगे? सबसे बड़े मूल्य को हम सबसे पहले ले रहे हैं और उससे जो छोटा मूल्य है, उससे कम जो मूल्य है, उसको उसके बाद में ले रहे हैं, और अंत में हम कहाँ पहुँच जाते हैं? न्यूनतम पर। तो इस प्रकार से ये असेंडिंग ऑर्डर है, आरोही, और ये है अवरोही। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि ये तो था व्यक्तिगत श्रृंखलाओं को कैसे हम प्रस्तुत करें। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे फ्रीक्वेंसी सीरीज़ कैसे तैयार की जाती है।